नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों का एक्सरे, एक ऐसा शो जहां आप खबरों की गहराई तक जाते हैं और जानते हैं खबर को विस्तार पूरी डिटेल से। ये एक ऐसा शो है जहां हम परत दर परत खबर की खोलते हैं और खबरों को बाकी तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं और आज करेंगे जिन खबरों का एक्सरे। पहली सबसे अहम खबर कि बच्चों के भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है। इसी तरह का एक सोशल इश्यू हमने कल भी उठाया था। दूसरी खबर है कि नशे पर कब और कैसे लगाम लगेगी, सबसे अहम खबर इस वक्त की। और तीसरी खबर है कि उपचुनाव में आदिवासी क्या खेला करने वाले हैं, उनको लुभाने की क्यों कोशिश की जा रही है। तो इन तीनों खबरों का हम एक्सरे करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। खबर क्या है? कोरोना वायरस की वजह से लगभग 2 सालों तक देश में कई महीने तक लॉकडाउन का स्थिति रही। 2 साल तक बहुत से कामकाज नहीं हुए, आम जनता को काफी नुकसान हुआ, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। लेकिन 2 साल बाद जब स्कूल खुले तो स्कूलों में क्या हालात बदले? क्या स्कूलों में आज पर्याप्त संख्या में टीचर्स हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता सरकार से पूछ रही है, खास तौर पर वो अभिभावक जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों तक जनता की आवाज को पहुंचाते आया है। ऐसे में आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करना भी बहुत जरूरी था। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर की पड़ताल की, जिसका खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। लगभग 2 सालों के बाद स्कूल खुले तो विद्यालयों में फिर से सुचारू रूप से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई फिर से ट्रैक पर लौटे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा होता दिख नहीं। आज प्रदेश में 40,000 से भी ज्यादा स्कूल हैं, लेकिन हालात देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए जहां स्कूल तो खुल गए लेकिन विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं। हालात ये है कि बच्चे तो हर दिन स्कूल आ रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है। सिर्फ स्कूलों की नहीं, महाविद्यालयों में भी यही हाल है। जिलों की उच्च शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा रही है। छात्रों को बगैर प्रोफेसर के ही पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो एक्सरे में जानेंगे कि आखिर बिना शिक्षकों के कब तक स्कूलों का संचालन यूं ही किया जाएगा और बच्चों के भविष्य से कौन कर रहा है खिलवाड़। तो बच्चों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, यह सबसे अहम सवाल है, गंभीर विषय है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में कुल 39,000 स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 40 लाख। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा हमने किया। प्रदेश में एक एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं 1-2 नहीं, कुछ 100 नहीं, बल्कि 4,350 स्कूल। 457 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 83 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी विहीन स्कूलों में तैनात है 78 शिक्षक। तो ये है यहां के हालात। तो बच्चों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, उनके अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। कहां पर? महासमुंद के ब्लॉक बाग बाहरा के हाई स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं है, वहां है ही नहीं। बकमा गांव में 2018 में स्कूल खुला था। स्कूल में शिक्षकों के 18 पद हैं जहां पर उनकी भर्ती होनी है, लेकिन 2018 से लेकर आज तक किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। 2 साल से छात्रों की पढ़ाई जाहिर है कि बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। स्कूल खुलने के बाद विद्यालय में टीचर अब भी नहीं। बच्चों ने शिक्षकों की मांग की, जब मांग पूरी नहीं हुई तो स्कूल में ताला जड़ गया, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं तो छात्र छात्राओं का वहां पर क्या काम। बगैर प्रोफेसर के भी पढ़ाई हो रही है। गरियाबंद जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा रही है। बिना प्राध्यापकों के ही यहां पर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं छात्र। प्रिंसिपल खुद बाबूगिरी का काम कर रही हैं और जो वहां पर टीचर्स हैं वो चपरासी वाले काम कर रहे हैं। इस साल तकरीबन 1700 छात्रों ने एडमिशन लिया है। कॉमर्स और साइंस का एक भी प्राध्यापक, एक भी प्रोफेसर वहां पर मौजूद नहीं है। जिले के सभी 7 महाविद्यालयों के यही हालात है। 7 कॉलेजों के 68 पदों में से 22 पदों पर ही नियुक्ति हुई। मैनपुर कॉलेज में 700 छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ 3 प्राध्यापकों पर है। तो अन्य जिलों का भी यही हाल।
कोरिया जिले की बात करें तो कई विद्यालयों में आज भी शिक्षक की बेहद कमी है। शिक्षक भर्ती के बावजूद टीचर्स की कमी है। कई स्कूलों में तो सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। एक ही टीचर विज्ञान और गणित दोनों विषय पढ़ा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और विषय हैं, उस पर भी हाथ साफ कर दे रहे हैं। धमतरी में भी स्कूलों का यही हाल है। बच्चों ने एसडीएम को इस बाबत ज्ञापन सौंपा अपने परिजनों के साथ जाकर। छात्रों ने स्कूल छोड़ने की बात भी कही है, क्योंकि मजबूरी में वो ये कदम उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह। आज हम उनसे जानेंगे कि जो लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग जिलों में कि शिक्षकों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि प्रदेश में कितने स्कूल हैं और कितने उसमें शिक्षक तैनात हैं और शिक्षकों की संख्या क्या है। देखिए, लगभग 39,600 स्कूल हैं, शासकीय शालाएं हैं, जिसमें लगभग 40 लाख बच्चे हैं और 1,98,000 यानी कि लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। तो ये पूरा हमारा जो डाटा इस बार का आ गया है, उसके अनुसार ये प्रतिवर्ष हम लोग शैक्षणिक वर्ष शुरू होने पर ये आंकड़े लेते हैं और ये वर्तमान स्थिति है। देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया कि विशेषकर ये प्राथमिक शालाएं हैं जो ये शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय, उसमें समस्याएं जरूर आती हैं कि उस दिन शिक्षक यदि अवकाश पर है तो स्कूल में अध्यापन का कार्य कैसे होगा। तो इसके लिए जो अभी नई भर्तियां हुई हैं उसमें सहायक शिक्षक के जो पद हैं, जो प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद होते हैं, माध्यमिक और अन्य शालाओं में पूर्व माध्यमिक में शिक्षक के भी पद होते हैं। तो सबसे पहले हमने उन्हीं स्कूलों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया है और जो अभी तैनातियां हुई हैं नई भर्ती में, उसमें निश्चित रूप से ऐसे स्कूलों की संख्या में भारी कमी आई है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी तो काफ़ी हद तक ये जो एकल शिक्षकीय या बिना शिक्षक के शाला की जो समस्या आती है वो दूर हो जाएगी। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि जो आंकड़े जो सामने आ रहे थे, जो चौंकाने वाली बात थी जिससे चिंता बढ़ गई थी, उसको लेकर शिक्षा विभाग रणनीतिपूर्वक काम कर रहे हैं और जो 14,580 पदों पर जो भर्ती हो रही है वो शिक्षकों को वहां प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो सालों से जो खाई है उसको कब तक पाटा जाएगा और जो शिक्षा में गुणवत्ता की बात कही जा रही है वो कब साकार होगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। अब दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं। नशा एक ऐसी बीमारी जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरीके से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू और ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% यानी कि लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई। वहीं चरस की बात करें तो 2017 में 3.2 टन चरस सीज की गई। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो फिलहाल उपलब्ध नहीं, लेकिन विभिन्न एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का यह अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। देश भर में सबसे ज्यादा गांजा तस्करी के मामले छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों से सामने आते हैं। कई जगहों पर नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है? बघेल सरकार ने सत्ता में आने के बाद शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन वो आज तक अमल में नहीं आ सका और नशे की गिरफ्त में आने से हजारों घर तबाह हो जाते हैं। आज सीएम बघेल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो। सीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को बिल्कुल पनपने न दिया जाए, लेकिन क्या हुक्का बार बंद होने से नशे के अंधाधुंध कारोबार पर लगाम लग सकेगी? तो आज एक्सरे में इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं और इसी खबर का हम एक्सरे करेंगे। दरअसल अंधाधुंध कारोबार इसको लेकर चल रहा है। 2020 के बाद गांजा तस्करी के मामलों में यकायक बढ़ोतरी हुई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से हर साल देश के 17 राज्यों में गांजा पहुंचता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र के सीमावर्ती इलाकों में गांजे का कारोबार किया जाता है। महासमुंद, बस्तर और रायगढ़ जैसे जिलों में करोड़ों के गांजे का कारोबार किया जाता है। इन जिलों के गांव में होती है गांजे की खेती। गांजे का पूरा नेटवर्क गांव से ऑपरेट होता है। 2015 से 2018 के बीच बस्तर से 78,000 किलो का गांजा जब्त किया गया।
हर रोज करोड़ों के गांजे को जब्त किया जाता है, लेकिन अब तक लगाम नहीं लग सकी। मानने वाले नहीं है तस्कर, क्योंकि एक मुनाफे का ये बड़ा कारोबार है। तो अब कब नशे पर कारोबार यहां पर लग सकेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। बघेल सरकार ने कह तो दिया, लेकिन क्या इससे लगाम लगानी आसान होगी? शुक्रवार को सीएम ने हुक्का बार बंद करने के निर्देश दिए। सीएम ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की बात कही। पुलिस अधीक्षकों को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दूसरे राज्यों से नशीले पदार्थ आने पर लगाम लगाने की बात उन्होंने कही। गांजे के कारोबार पर भी लगाम लगाने की बात कही है। तो बघेल सरकार पर आए दिन आरोप लगते हैं कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई, लेकिन सीएम बघेल इन आरोपों को हमेशा खारिज कर देते हैं। देश में छत्तीसगढ़ धीरे धीरे गांजा कारोबारियों का हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन इस पर लगाम कब लगेगी, ये अब भी सबसे बड़ा सवाल है। आज फिर राज्य में सीएम ने अपने तल्ख तेवर दिखाए, तीखे तेवर इसीलिए दिखाए कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जाए। तो सुनिए किस तरह से विपक्षी दल बीजेपी ने उन पर पलटवार भी कर दिया इसी मसले पर। सुनवाते हैं। गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है। और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। आज मैंने सारे एसपी आईजी के कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस जो है वो खाली दिखावा है, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। जब ठेके पर पोस्टिंग होगी, लेन देन के आधार पर नियुक्तियां होंगी, तो फिर अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। जितना देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे उसका 100 गुना कमाएंगे। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि आईएएस, आईपीएस, उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति लेन देन के आधार पर और ठेके के आधार पर होती है। क्यों छत्तीसगढ़ में रोज गांजा, अफीम, ड्रग्स पकड़ा रहा है? क्यों चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं? क्यों धार्मिक जुलूसों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ रही हैं? क्यों धर्मांतरण हो रहा है? क्यों कवर्धा जैसी घटनाएं हो रही हैं? ये इस सरकार के नकारापन के कारण जो सरकार का और शासन प्रशासन का, पुलिस का वजूद होता है, वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो सुना आपने कि इसको लेकर किस तरीके से सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई। लेकिन 1-2 लाख का यह नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि 10 लाख करोड़ का नशे का कारोबार होता है। सिर्फ भारत में ही 10 लाख करोड़ का नशे का अवैध कारोबार होता है। दुनिया का 6% गांजा तस्करी सिर्फ भारत में है। देश में लोग सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। देश में शराब पीने वालों की संख्या 14% से ज्यादा है। 2.8% लोग गांजा और 2.1% लोग अफीम लेते हैं। लगभग 27.5 करोड़ लोग दुनिया भर में गैर कानूनी रूप से नशे का सेवन करते हैं। दुनिया भर में नशे का कारोबार 30 लाख करोड़ का बताया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह कारोबार है और क्या इसे बंद करना इतना आसान होगा। और अब बात तीसरी अहम खबर की। 30 अक्टूबर को एमपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर आदिवासियों का खासा प्रभुत्व है, खासा असर वो रखते हैं, खासा दखल है उनका। सारे ही राजनीतिक दल गेम चेंजर्स को लुभाने के लिए आए दिन नए नए दांव चलते रहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछले 5 सालों में आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आया या नहीं, या फिर आदिवासियों की बात सिर्फ योजनाओं में ही धरी की धरी रह जाती है, कागजों में ही रह जाती है। तो आज खबरों के एक्सरे में करेंगे इस खबर का भी एक्सरे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का कितना प्रभुत्व है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 20% आबादी आदिवासी है। मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं, सक्रिय हैं। भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। गोंड, कोल,
कोरकू और सहरिया समुदाय की भी आबादी अधिक है। आदिवासी वोट बैंक मूल रूप से कांग्रेस के साथ रहा। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के साथ गेम चेंजर्स हैं। प्रदेश की 30 सीटों पर आदिवासियों का वोट निर्णायक रहता है, यानी कि उनके वोट जिस पार्टी को पड़ जाए उस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। लोकसभा की 29 में से 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित भी हैं। गेम चेंजर्स ये हमेशा से रहे। तो आदिवासियों को लुभाने की कोशिश लगातार चल रही है। आदिवासी वर्ग को लेकर हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस में तनाव की, खींचतान की स्थिति हमेशा देखी गई। हाल ही में सरकार ने आदिवासी दिवस पर अवकाश निरस्त कर दिया था। अवकाश नहीं मिलने पर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। 15 नवंबर को जनजातीय कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है, तो पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। अब कुछ आपको हम वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो बुरहानपुर का है, जहां पर खकनार जनसभा के पहले आदिवासियों ने अपना पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आदिवासियों के साथ नृत्य करते नजर आए। तो वहीं आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियां हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, तो एमपी में आदिवासियों के प्रभुत्व की बात हो रही है, लेकिन देखिए ये नृत्य खास